हेलो बेटा। तू कब आएगा? तुझे देखने का बड़ा मन कर रहा है। पूरे 2 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम्हारे बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। ना जाने क्यों हर पल एक अनजाना से डर मुझे सताते रहता है। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस तू जल्दी से घर आ जा। हाँ माँ, मैं जल्दी ही आने की कोशिश कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मुझे जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं तुरंत घर आ जाऊँगा। मुझे भी तो तेरी बहुत याद आती है। इन 2 सालों से मैं भी तो तेरे हाथ के बने खाने के लिए तरस गया हूँ। माँ मुस्कुराकर, झूठ मत बोल, मक्खन लगाना तो कोई तुझसे सीखे। अच्छा ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। रमा अपने बेटे राजेंद्र से बातचीत करने के बाद बेटे को याद करते हुए थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद कर लेट गई। राजेंद्र जब छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। बहुत तकलीफ़ों से भरा दौर आया था रमा के जीवन में। काफ़ी तकलीफ़ें झेलते हुए उसने अपनी बेटी की परवरिश की और आज वो बीएसएफ का एक जवान है। रमा अपने इकलौते बेटे को देश की सेवा में नहीं भेजना चाहती थी, किंतु बेटी की जिद ने उसकी एक ना चली। 5 साल हो गए उसे नौकरी करते हुए। 2 साल से राजेंद्र घर नहीं आ पा रहा था, इसीलिए रमा अपने बेटे को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। 1 महीने बाद फिर रमा अपने बेटे से फ़ोन पर बात करती है। हेलो बेटा, इस बार जब तू छुट्टियों में घर आएगा तब तेरी सगाई पूनम के साथ कर दूंगी। अब मैं तेरी एक ना सुनूंगी और सगाई की 1 हफ्ते बाद शादी भी करवा दूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है माँ? रमा, छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब तू चला जाता है तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। बहू के आ जाने से हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे। इस सूने घर में रौनक सी आ जाएगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। राजेंद्र और पूनम बचपन से ही एक दूसरे को जानती थी। पूनम पास के गांव में ही रहती थी। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रमा को पूनम बहुत पसंद थी, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उसे अपनी बहू बनाकर घर लाना चाह रही थी। कुछ दिनों बाद रमा पंडित जी से मिलकर सगाई और शादी का शुभ दिन तय करने के बाद राजेंद्र को फ़ोन से बता देती हैं और निश्चित समय से 2 दिन पहले आने के लिए आगाह भी कर देती हैं। अब रमा शादी की तैयारियों में जुट जाती है। पूनम के पिता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शादी की सारी रस्मों की व्यवस्था अपने घर में रखी थी। अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए वो खुद से सारी खरीदारी करने, बेटे के लिए शेरवानी एवं पगड़ी, बहू के लिए लहंगा एवं जेवर उसने शहर की महंगी दुकानों से खरीदी। शादी वाले घर में न जाने कितनी तैयारियां होती हैं, लेकिन रमा अकेली ही सभी चीज़ों को बखूबी संभाल रही थी। हलवाई, पंडाल वाले, फूल वाले, बैंड बाजे वाले, सबको उसने पहले से चेतावनी देकर रखी थी कि उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए। हर काम समय से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने भी हामी भर दी कि उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, समय पर सारा काम हो जाएगा। सगाई के लिए अब सिर्फ 5 दिन रह गए थे। रमा ने अपने बेटे को फिर से फ़ोन किया। हेलो बेटा, तुझे याद है ना? हाँ माँ, मुझे सब याद है। मैं सगाई से पहले ज़रूर पहुँच जाऊँगा। साथ में मेरे 2-4 दोस्त भी आएंगे। हाँ हाँ, ज़रूर अपने दोस्तों को लेकर आना। इतना कहने के बाद रमा फ़ोन रख देती है और रात अधिक होने के कारण वो सो जाती है। 2 दिन बाद रमा का फ़ोन बजता है। हेलो माँ, कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है, मैं सगाई वाले दिन ही पहुंच जाऊंगा। ये क्या बात हुई? माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। सगाई वाले दिन रमा सुबह सुबह उठकर पूजा करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि सारे शुभ काम निर्विघ्न पूरे हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो अपने बेटे को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। बेटे से बात ना होने के कारण वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन अपने आप को ढांढस देकर वो सगाई की तैयारियां देखने में व्यस्त हो गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजेंद्र का कोई अता पता नहीं चल रहा था। बेटे से बात ना होने के कारण रमा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रमा के साथ साथ सारे रिश्तेदार एवं पड़ोस के सभी लोग बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। इतने में सेना की
2-3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। खुशी का एक माहौल सा बन जाता है। सभी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। गाड़ी से राजेंद्र के हम उम्र के 4-5 सैनिक निकलते हैं। राजेंद्र को न देखकर रमा विचलित होने लगी। वो जाकर गाड़ियों में झांक कर देखने लगती है, लेकिन राजेंद्र उन्हें नहीं दिखता। वो आरती की थाल लिए उन सैनिकों से अपने बेटे के बारे में पूछती है। वो लोग उदास चेहरे लिए रमा को बताते हैं कि सीमा पर आतंकी हमले में राजेंद्र शहीद हो गया। ये कहकर उन लोगों ने राजेंद्र के पार्थिव शरीर को नीचे लिटा दिया। ये सुनकर उनके हाथों से आरती का थाल गिर जाता है एवं मुंह से हृदय विदारक चीख निकल पड़ती है। वो बुरी तरह से कांपने लगती हैं। कुछ लोग उन्हें संभालने लगते हैं। रमा अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर लेती है। भगवान कैसे कैसे दिन दिखाता है। अचानक से खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। पूनम एवं उनके माता पिता भी रोने लगते हैं। सारे रिश्तेदार एवं गांव वाले भी दुखी हो जाते हैं। सभी रमा के लिए चिंतित हो रहे थे कि वो कैसे इतने बड़े दुख को बर्दाश्त करेगी। उसके ऊपर तो जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक पल में उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। आज रमा ने एक बेटा नहीं, अपना जीवन खो दिया और उसका इंतजार ही रह गया। कुछ देर बाद वो बदहवास से स्वयं उठती है और राजेंद्र के पास बैठकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है एवं उसे एकटक निहारने लगती है। थोड़ी देर बेटे को देख लेने के बाद रमा अपने कमरे से तेल की शीशी और राजेंद्र की शेरवानी, पगड़ी और जूते लेकर आती है। अपने बेटे के बालों में तेल लगाती है। रमा कहने लगती है, कितने रूखे बाल हो गए हैं, अपना ध्यान नहीं रख सकता। आज मैं अच्छी तरह से तेरे बालों पर मालिश कर दूंगी। बालों में तेल लगाने के बाद कंघी करके अच्छी तरह से संवार भी देती है। अब वो बेटे को शेरवानी पहनाते हुए कहती है कि बेटा, तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सके, इसीलिए अपनी नजरें झुकाए हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इस मिट्टी का, इस धरती का, माँ का तुम पर हक है। तुम्हारा फर्ज था कि मुझसे पहले तुम उनकी बात सुनो। तुमने बिल्कुल सही किया जो तुमने अपना धर्म निभाया। तुमने इस मिट्टी का कर्ज अदा किया। मेरा क्या है, तो फिर कभी मुझसे किया हुआ वादा पूरा कर लेना। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ रुक जाती है एवं आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रमा उन्हें पूछकर खुद को संभाल लेती है। पहले बेटे को शेरवानी, जूते और पगड़ी पहनाने के बाद कहती है कि तुम पर गुलाबी रंग की शेरवानी और पगड़ी कितनी खिल रही है, कहीं आज तुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए। इतना कहते हुए अपने बेटे को काला टीका लगा देती है एवं उसकी नज़र भी उतार लेती है। उसके बाद अपने बेटे का सर सहलाने लगती हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने बेटे को सुला रही हों। अचानक उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो बैंड बाजे वालों की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम लोग हाथ समेट कर क्यों खड़े हो? आज खुशी का माहौल है, तुम लोग बैंड बाजा बजाओ। डर के मारे बैंड वाले हल्की धुन बजाने लगते हैं। लोगों ने सोचा शायद बेटे के गम में रमा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। अब रमा की आंखें पंडित जी को ढूंढने लगती हैं। पंडित जी को देखते ही वो कहने लगती है, पंडित जी, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, अब मेरे बेटे को लेकर आइए। पंडित जी उनकी बातें सुनकर चुप हो गए और इशारों से लोगों को कुछ समझाया। बैंड की हल्की धुन के साथ राजेंद्र को लेकर सभी लोग घाट की तरफ बढ़ जाते हैं। बड़ा गमनीय माहौल लग रहा था। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। उन्हें जाते देख रमा औरतों से कहती है, वो देखो मेरी बेटी की बारात निकल रही है, आओ सभी मिलकर नाचो गाओ, जश्न मनाओ। इतना कहकर वो खुद झूमने लगती हैं। आज रमा की हालत देखकर हर एक का कलेजा फटा जा रहा था। कभी रमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती तो कभी उसके माथे पर शोक की रेखाएं साफ झलकने लगती हैं। शायद आज उसे ये पता नहीं चल रहा था कि वो खुशी मनाए या मातम करे।
इधर रमा झूमते झूमते अचानक गिर जाती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। औरतें उन्हें चुप कराने लगती हैं। अपने बेटे को पुकारते हुए रमा कहती है, राजेंद्र मेरे लाल, मैं तेरे सामने नहीं रो पाई, मुझे माफ़ कर देना। तू बचपन से ही मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पाता था। अगर मैं रोती तो तू मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाता, इसीलिए मैं तुझे सीने से लगाकर रो भी ना पाई। जा बेटा, तू सुखी रहना। मेरी सारी उम्मीदें अधूरी रह गई, उसे पूरा करने के लिए इस माँ के पास ज़रूर आना। मैं तेरा इंतज़ार करूँगी बेटे, मेरे लाल, तो ज़रूर आना। एक लंबी चीख के बाद रमा निढाल होकर गिर जाती।